हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक मौर्योत्तर काल के ऊपर होने वाला है। इससे पहले हमने मौर्य वंश के बारे में देखा था कि कैसे मगध पर नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। जब हमने अशोक के बारे में पढ़ा था और अशोक के बाद जो शासक आए, जो उसके उत्तराधिकारी हुए, जैसे दशरथ हो गया, लास्ट जो अंतिम शासक था बृहदत्त हो गया, वो पहले के शासक की भांति पराक्रमी नहीं थे, है ना। पराक्रमी नहीं थे, योग्य नहीं थे, है ना। वो अपनी इतनी विस्तृत साम्राज्य को संभालने में असमर्थ रहे। इसी का फायदा उठाया बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने और बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी मौर्योत्तर काल के ऊपर रहेगा और हम इसमें इसे दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो देसी और दूसरा विदेशी। देसी शासकों में हम ब्राह्मण वंश के बारे में देखेंगे जो मगध और मगध के आसपास क्षेत्रों में थे, ठीक है। और विदेशी शासकों में हम देखेंगे कि किस तरह मौर्योत्तर काल में विदेशी शासकों ने, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और शासन किया, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक पूर्णतः ये देसी और विदेशी शासकों के ऊपर रहेगा जो मौर्योत्तर काल में हमें देखने को मिलते हैं। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते किसी भी एग्जाम में, इसलिए हम इसमें फैक्ट टू फैक्ट जो एग्जाम में देखने को मिलता है उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आते रहूँ। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मौर्योत्तर काल में सबसे पहले तो आपको शासकों का क्रम याद रखना है। जो देसी शासक है, तो मैंने आपको जब मगध का उत्कर्ष पढ़ाया उसी समय ही लगभग हसीन मसूक सा करके जो ट्रिक बताया था उससे सारे शासकों के क्रम याद करवा दिए थे। फिर यहाँ फिर से मैं अब इन जो ब्राह्मण वंश है जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, या मौर्योत्तर काल के जो वंश है जिसमें हम देसी शासकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके क्रम में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये तीनों ब्राह्मण वंश थे क्योंकि इनकी जो स्थापना है वो ब्राह्मण द्वारा की गई थी, है ना। और इसके बाद हम चेदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो देसी शासक है उनके बारे में हम देख रहे हैं, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ठीक है। इसी प्रकार हम विदेशी शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम विदेशी शासकों में हिंद यूनान, ठीक है, यानी इंडो ग्रीक के बारे में पढ़ेंगे। फिर शक के बारे में पढ़ेंगे जिसको सीथियन भी कहा जाता है। फिर पहलव या पार्थियन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टेबल फॉर्म है जो आपको शो हो रहा होगा। इसी क्रम में हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश के बारे में, ठीक है। देखिए, जब मैंने आपको मौर्य काल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अशोक ने जब कलिंग विजय किया, है ना, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, है ना। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया और इसी क्रम में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और जो पुत्री है संघमित्रा, उसको भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था, है ना। तो उस समय क्या हो रहा था कि हिंदू धर्म जो है वो पिछड़ रहा था और बौद्ध धर्म का बहुत तीव्र गति से विकास हो रहा था। इससे जो उस समय के ब्राह्मण थे वो बहुत व्यथित थे, है ना। जो ब्राह्मण थे बहुत क्रोध में थे, है ना। तो जो अंतिम मौर्य शासक है बृहदत्त, है ना, अंतिम जो मौर्य शासक है बृहदत्त, उसकी हत्या खुद उसके जो सेनापति है जो कि ब्राह्मण था, भागवत धर्म को मानता था, कौन, पुष्यमित्र शुंग, नाम आप याद रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और मौर्य वंश समाप्त हो गया और नए वंश की स्थापना की जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको शुंग वंश के बारे में जो पॉइंट बताया वो आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। यह किसका सेनापति था? तो जो मौर्य शासक था बृहदत्त, उसका सेनापति था। ये कट्टर ब्राह्मण थे, ठीक है। जो पुष्यमित्र शुंग है वो कट्टर ब्राह्मण थे। और कब की थी? तो काल भी आप याद रखेंगे, 185 BC में, 185 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है। तो क्या क्या याद रखना है? शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। ये बृहदत्त का सेनापति था। बृहदत्त कौन था? तो मौर्य शासक था, अंतिम मौर्य शासक था, ठीक है। और कब इसकी हत्या की? तो 185 BC में, 185 BC में, है ना।
और किस वंश की स्थापना की? सुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि जो सुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र सुंग, ये बहुत ज़्यादा कट्टर ब्राह्मणवादी थे और इन्होंने बौद्ध धर्म का जो बहुत ज़्यादा विरोध किया था, है ना। फिर भी हम देखते हैं कि जो बरहूत का स्तूप है, उसमें जो हमें रेलिंग देखने को मिलती है, पत्थर से जो रेलिंग है, उसका निर्माण इसी पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। तो हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम ज़्यादा ये बौद्ध धर्म के विरोधी रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बारे में और देखते हैं कुछ कुछ फैक्ट। तो देखिए जो हमने मौर्य वंश पढ़ा था, तो उस समय जो राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो जब पुष्यमित्र सुंग ने अपने राज्य की स्थापना की, मतलब सुंग वंश की स्थापना की, तो इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया। तो आपको राजधानी भी याद रखनी है। राजधानी क्या थी? विदिशा थी। ये बहुत योग्य शासक था। इसे इसलिए योग्य शासक कहा जा सकता है क्योंकि इसने जो यवन है, हिंद यवन के जो शासक थे, मिनांडर को पराजित किया था। इसने 2 बार यवनों के आक्रमण को विफल किया था। तो 2 बार यवनों के आक्रमण को विफल किया इसने। मिनांडर जो हिंद यवन का शासक था, आक्रमणकारी था, उसे पराजित किया। तो मिनांडर को किसने पराजित किया, ऐसा एग्जाम में पूछेगा तो आपको बताना है कि पुष्यमित्र सुंग ने ही मिनांडर को पराजित किया था। ठीक है, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए क्योंकि फिर से हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने ब्राह्मण धर्म को, भागवत धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। आपको याद रखना है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। ठीक है, और उस समय इनके पुरोहित कौन थे? तो इनके पुरोहित पतंजलि थे। ये वही पतंजलि है जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। तो ऐसा एग्जाम में पूछता है कि पतंजलि किसके समकालीन थे या किसके दरबार में थे? तो पुष्यमित्र सुंग के दरबार में थे पतंजलि, और ये इन्होंने ही जो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए उसके पुरोहित थे, है ना, पतंजलि। ठीक है, और पतंजलि ने किसकी रचना की है? तो महाभाष्य की रचना की है। देखिए पुष्यमित्र सुंग के बाद जो हम अगला शासक देखते हैं वो अग्निमित्र है। ठीक है, तो अग्निमित्र से भी आपको ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखने हैं क्योंकि अग्निमित्र से बस आपको एक ही चीज़ पूछेगा एग्जाम हॉल में। जो हम गुप्त काल में कालिदास के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त काल में कालिदास के बारे में पढ़ेंगे, तो कालिदास ने एक रचना की थी मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। तो जो अग्निमित्र है, उस मालविका अग्निमित्र में जो अग्निमित्र है वो इसी सुंग वंश के शासक हैं, जिसके बारे में, जिनकी लव स्टोरी के बारे में लिखा है, जिनका प्रेम प्रसंग है मालविका राजकुमारी के साथ होता है, इसके बारे में कालिदास ने वर्णन किया है। तो जो मालविका अग्निमित्रम के नायक है अग्निमित्र, वो सुंग वंश के हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका जो अंतिम शासक है वो देवभूति है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। सुंग वंश को जानने के जो स्रोत है उसे हम देखते हैं। तो सुंग वंश को जानने का जो स्रोत है वो क्या क्या है? एक साहित्यिक स्रोत के बारे में देखें तो हमें सुंग वंश की जानकारी जो है पुराणों से मिलती है। पुराण में कौन से? तो वायु पुराण और मत्स्य पुराण। वायु पुराण और मत्स्य पुराण में इस बात की जानकारी मिलती है कि जो सुंग वंश के संस्थापक थे वो कौन है? पुष्यमित्र सुंग है, और इन्होंने बृहदत्त की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना की थी। तो पाण भट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित की, और हर्षचरित्र से भी हमें सुंग वंश की जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त हमें पतंजलि के महाभाष्य से, क्योंकि पतंजलि इनके समकालीन थे, है ना, और उन्होंने क्या लिखा था? महाभाष्य। तो पतंजलि के महाभाष्य से इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें दिव्यावदान, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यावदान है उससे हमें इनकी जानकारी मिलती है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये जो पुष्यमित्र सुंग है वो बहुत कट्टरवादी ब्राह्मण थे, और इन्होंने जो अशोक के द्वारा बनाए हुए 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। इसके बारे में ऐसी जानकारी किससे में मिलती है? तो दिव्यावदान में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे गार्गी संहिता। तो क्या आपको ये याद रखना है कि गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, और इसमें यवनों के आक्रमण के बारे में उल्लेख है और सुंग वंश का उल्लेख है। तो हमें सुंग वंश की जानकारी किससे मिल रही है? एक तो पुराण से, जिसमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण हो गया, आपका पतंजलि के महाभाष्य से, जो कालिदास ने रचना की थी मालविका अग्निमित्रम, तो उससे इसकी जानकारी मिलती है। पुरातात्विक स्रोतों में अयोध्या के अभिलेख से, बेशनगर के अभिलेख से और बरहूत के अभिलेख से हमें सुंग वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि सुंग वंश की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, और सुंग वंश के कुछ शासकों के बारे में देखा, जिसमें पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग, उसके बाद अग्निमित्र, और उसके बाद हमने अंतिम शासक देखा
किसके बारे में? देवभूति। तो ठीक है, अब देवभूति की हत्या उसके खुद के सेनापति वासुदेव ने कर दी। ठीक है, और वासुदेव ने उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। हमें कण्व वंश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए 75 BC में, 75 ईसा पूर्व में वसुदेव ने, जो अंतिम शासक था, कौन? देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। ठीक है, ये भी ब्राह्मण थे, इसलिए ये भी ब्राह्मण वंश कहलाया। ठीक है, तो देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव ने। देवभूति की हत्या किसने की? वसुदेव ने। और कौन से वंश की स्थापना की? तो कण्व वंश की स्थापना की। इन्होंने लगभग 9 वर्ष शासन किया। इसके बाद हमें 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो 3 शासक है उसमें एक है भूमिमित्र, एक है नारायण, और अंतिम शासक देखते हैं हम सुशर्मा। ठीक है, तो बस इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अगर हमें कण्व वंश की जानकारी मिलती है तो वही बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, उसमें हमें सर्वाधिक जानकारी कण्व वंश के बारे में मिल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हम सातवाहन वंश के बारे में। तो सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो गोदावरी कृष्णा नदी का क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ इन्होंने शासन किया था। ठीक है, तो जो सातवाहन वंश है इसके संस्थापक सिमुख है, आपको याद रखना है, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख है। और इन्होंने जो सुशर्मा है, कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाया। प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ से भी कुछ ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, उसी के बारे में याद रखना है। ठीक है, तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुख ने की। ठीक है, किसकी हत्या करके की? तो सुशर्मा, अंतिम जो शासक थे कण्व वंश के, उनकी हत्या करके इसकी स्थापना की। ठीक है, और राजधानी कहाँ बनाई? तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। और ये जो क्षेत्र था सातवाहनों का वो कौन सा था? तो गोदावरी कृष्णा नदी का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, वहाँ इन्होंने शासन किया। चलिए देखते हैं सातवाहन वंश के बारे में कुछ और फैक्ट जो एग्जाम हॉल में पूछता है। ठीक है, सातवाहन शासक दक्षिणापथ की उपाधि धारण करते थे और इनकी जानकारी हमें मत्स्य पुराण और वायु पुराण से मिलती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। सातवाहन के जो प्रमुख शासक है वो है सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये कुछ शासक है जिनके बारे में आपको याद रखना है। देखिए संस्थापक तो सिमुख था और कुछ प्रमुख शासक जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए सातकर्णी जो प्रथम है, सातकर्णी प्रथम, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और 1 राजसूय यज्ञ करवाया। ठीक है, ये भी ब्राह्मण थे ना, इसलिए इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, 1 राजसूय यज्ञ करवाया, जिसकी जानकारी हमें नासिक अभिलेख में मिलती है। ठीक है, और इस सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथ की उपाधि धारण की थी, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, जो हाल है ये एक कवि थे, तो आपको ये याद रखना है कि हाल जो सातवाहन वंश के शासक थे वो एक कवि थे। ठीक है, वैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में देखना है। मैं शासकों के बारे में बता रही हूँ, ये इन एक दूसरे के मतलब पिता पुत्र हैं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके बीच में भी बहुत सारे शासक आए। हम सिर्फ प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ये सबसे प्रतापी शासक था इस वंश का। ठीक है, इसकी जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है और नासिक अभिलेख में ही इसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नागार्जुन इनके समकालीन थे। तो ऐसा अगर एग्जाम हॉल में आपसे पूछे कि जो नागार्जुन है वो किसके समकालीन थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के समकालीन थे और इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। ठीक है, शक शासक नहपान को भी हराया था। आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी से ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि इनको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है और ये नागार्जुन के समकालीन थे और शक शासक नहपान को इन्होंने हराया था। और ये बहुत सातवाहन वंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए सातवाहन ने सर्वप्रथम ब्राह्मण और भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की थी। ठीक है, जिसका उल्लेख हमें नानाघाट अभिलेख से मिलता है। तो सातवाहन ने क्या किया था? सर्वप्रथम ब्राह्मण और भिक्षुओं को, जो बौद्ध भिक्षु थे उस समय है ना, उनको भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की, जिसका उल्लेख हमको नानाघाट अभिलेख में मिलता है। और इस सबसे प्रथम भूमि दान देने की जो प्रथा किसने आरंभ की? तो
सातवाहन ने की। ठीक है, अब देखिए जब ये भूमि दान करते थे तो जो भिक्षु है या ब्राह्मण है उन्हें एक गांव ऐसे करते करते दान में गांव मिलते जाते थे, तो इनके पास क्या होता था, क्षेत्र विस्तृत होते जाता था, है ना। चाहे वो ब्राह्मण हो या भिक्षुणी हो, उनके पास क्या होता था, जैसे गांव दान मिलते जाते थे तो उनका क्षेत्र क्या होता था, विस्तृत होते जाता था, है ना। तो यहाँ से हमें एक सामंती व्यवस्था का शुरुआत देखने को मिलता है। सामंती व्यवस्था कैसी होती है, मतलब राजा के अंदर और राजा या प्रशासक, है ना, मतलब एक प्रशासक है उसके अंडर में और प्रशासक, है ना। तो राजा का क्षेत्र जैसे ये है, उसने भूमि दान दी, ठीक, तो ये जो इतना क्षेत्र अगर किसी ब्राह्मण या भिक्षुण को मिल गया तो वो इस क्षेत्र में खुद शासक के तरह शासन करता था, किसके अंडर में, राजा के अंदर में या शासक के अंदर में, है ना। तो इसे ही सामंती व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और देखिए सातवाहनों ने सब सिक्के जारी किए। कैसे सिक्के, सीसा के, चांदी के, पोटीन के और कांसा के। तो आपको ये चारों सिक्के याद रखने हैं, सीसा, चांदी, पोटीन और कांसा। तो सबसे ज़्यादा जो सिक्के जारी किए वो सीसे के सिक्के थे। ठीक है, और सातवाहन ने कार्ले के चैत्य मंदिरों का विकास किया। तो आपको इसको भी याद रखना है, चैत्य जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो सातवाहन ने कार्ले के चैत्य मंदिरों का विकास किया। अमरावती कला का भी विकास सातवाहनों ने ही किया। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। देखिए सातवाहनों की जो लिपि थी वो ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, सातवाहनों की लिपि कैसी थी, ब्राह्मी थी और भाषा प्राकृत थी। सातवाहन वंश के बाद हम चेदी वंश के बारे में देखते हैं। देखिए जब मौर्योत्तर काल आया, मतलब मौर्य वंश अपने अंतिम चरण में था, और तो उस समय क्या हुआ था, मौर्य का जो साम्राज्य है वो एकदम सीमित हो गया था, एकदम पाटलिपुत्र के क्षेत्र तक ही सीमित हो गया था। कलिंग भी, जिसको अशोक ने कलिंग विजय करके जीता था, है ना, वो भी अब स्वतंत्र हो चुका था और उसमें अनेक शासक जो है शासन कर रहे थे। तो ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, कलिंग पर चेदी वंश का शासन था। ठीक है, एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उस समय कलिंग जो है उभर कर सामने आया और यहाँ पर चेदी वंश का शासन था। किसका, चेदी वंश का। ठीक है, और इस चेदी वंश का संस्थापक कौन था, तो महामेघवाहन। कौन था, महामेघवाहन। इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि कलिंग जो है मौर्योत्तर काल में स्वतंत्र हो चुका था और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग पर, ठीक है, कलिंग पर चेदी वंश का शासन था, जिसका स्थापना किसने किया था, महामेघवाहन ने किया था। इसलिए इसे महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चेदियों का जो अस्तित्व है वो हम महाजनपद काल में भी देख चुके हैं। और उस समय जो चेदी महाजनपद थी उसकी राजधानी क्या थी, सुक्तिमती थी ना। मैंने बताया था चेथी, शक्ति, है ना, जो भी ट्रिक थी आपने देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी, सोथवती, या फिर इसी को महाभारत में सुक्तिमती कहा गया है। ठीक है, तो हमने तो पहले ही महाजनपद काल में देख लिया था। अब देखते हैं चेदी वंश के बारे में और क्या क्या चीज़ आपको याद रखनी है। जो चेदी वंश है उसमें हम एक शासक देखते हैं, खारवेल। कौन, खारवेल, जो चेदी वंश का सबसे महान शासक हुआ और एकमात्र इसी शासक का उल्लेख हमें चेदी वंश में देखने को मिलता है। क्योंकि विद्वानों के बीच जो चेदी राजवंश की स्थापना किसने की, इसको लेकर बहुत विवाद है। तो हम मतलब विद्वान इस पर एक मत नहीं है कि चेदी वंश की स्थापना किसने की, कब हुई। ठीक है, पर आपको इस जो चेदी वंश है इसमें एक खारवेल का शासक का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि खारवेल इस वंश का बहुत महान शासक था। ठीक है, खारवेल के विषय में जो भी विवरण हमें प्राप्त होते हैं वो उसका जो आधार है वो हाथी गुफा अभिलेख है, जिसको खारवेल नहीं बनाया था। हम खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे खारवेल के विषय में जानते हैं। खारवेल जो है एक महान विजेता था, लेकिन उसकी विजयों का कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा था, फलतः वो साम्राज्य विस्तार में सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, जो खारवेल है वो सातकर्णी का समकालीन था। ठीक है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है खारवेल ने क्या किया था होगा, इसका हाथी गुफा अभिलेख का निर्माण किया था और इसे प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ही उत्कीर्ण कराया रहा होगा। ठीक है, और हाथी गुफा अभिलेख के अध्ययन से हमें ये स्पष्ट पता चलता है कि कलिंग का जो राजा खारवेल था वो एक महान विजेता था और अपने समय का एक प्रभावशाली सम्राट था। ठीक है, अभिलेख में कहीं भी खारवेल के पराजय का उल्लेख नहीं है, सिर्फ उसके जीत का ही उल्लेख है।
ठीक है। खारवेल ने शासक बनते ही काफी निर्माण कार्य करवाए थे। इस अभिलेख से हमें ये भी पता चलता है कि खारवेल ने सातकर्णी को भी पराजित किया था। ठीक है। देखिए, खारवेल ने जनता के हित में भी कई कार्य किए। वह स्वयं एक दानी व्यक्ति था तथा जैन धर्म का पोषक था। तो खारवेल किसका पोषक था? जैन धर्म का पोषक था। ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ, जब एक समय ऐसा था जब मगध ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है। मगध ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? जब मगध में नंद वंश का शासन था और महापद्मनंद जो कलिंग के राजा थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण करके जो जिनसेन की मूर्ति थी उसको वहाँ से छीनकर अपने साथ मगध ले गया था, है ना। पर जब कलिंग पर जब ये मौर्योत्तर काल में कलिंग पर चेदी वंश का शासन होता है और खारवेल यहाँ का शासक बनता है, तो क्या करता है खारवेल? फिर से मगध पर आक्रमण करता है और जो महापद्मनंद जिनसेन की जो मूर्ति है, जिन शीतलनाथ की जो मूर्ति है, मतलब छीन कर ले गया होता है, उसे खारवेल जीत कर वापस ले आता है कलिंग, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो जैन धर्म का अनुयायी था और वो जैन धर्म की जो मूर्ति है उसे वापस ले आकर अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे स्थापित करता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो खारवेल के हाथी गुफा लेख से ही मिलती है। ठीक है। तो आपको चेदी वंश से इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। खारवेल शासक के बारे में याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखते हैं विदेशी आक्रमणकारी के बारे में। विदेशी आक्रमणकारी के बारे में बात करूं तो विदेशी आक्रमणकारी में हम देखेंगे 4 क्रम। मैंने जैसे बताया, पहले हिंद यूनानी आते हैं, फिर शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, फिर कुषाण। तो आपको ये क्रम याद रखना है। हिंद यूनानी, जिसे हम ग्रीक या बैक्ट्रियन भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सभी एक ही है। इंडो ग्रीक भी बोलते हैं इसी को। तो हिंद यूनानी, ग्रीक, इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियन। ठीक है। इसके बाद आते हैं शक, शक को सीथियन भी बोलते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं पहलव, और पहलव को पार्थियन भी बोलते हैं। वैसे ही उसके बाद आते हैं कुषाण। ठीक है। इसे यूची भी बोलते हैं क्योंकि ये चीन की एक जाति थी। ठीक है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम हिंद यूनान के बारे में। ठीक है। हिंद यूनान शासकों के बारे में देखते हैं। देखिए, हिंद यूनानी आक्रमणकारियों में देखें तो ये पश्चिमी क्षेत्र से भारत में प्रवेश किए थे और प्रथम आक्रमणकारी डेमेट्रियस था। ठीक है। प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो डेमेट्रियस था। इसने अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब वाला जो एरिया है, क्षेत्र है, उस पर कब्जा कर लिया था और अपनी जो राजधानी है वो साकल को बनाया, जिसे वर्तमान में हम सियालकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो राजधानी किसे बनाया? साकल को, जो वर्तमान में सियालकोट है। अगर प्रमुख शासक की बात करूं या प्रतापी शासक की बात करूं तो मिनांडर है, जिसको मैंने अभी सुंग वंश में बताया ना कि पुष्यमित्र सुंग ने मिनांडर को पराजित किया था, ये वही मिनांडर है। ठीक है। तो मिनांडर के बारे में आपको ये जानना है कि मिनांडर ने यहाँ लगभग 20 वर्ष तक शासन किया था, है ना। तो इसने लगभग 165 BC से 145 BC तक शासन किया। ठीक है। और अपने शासन के दौरान ये बौद्ध भिक्षु जो नागसेन है उनसे मिले और उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, मिनांडर ने। ठीक है। तो हम एक रचना देखते हैं जो बौद्ध ग्रंथ है मिलिंद पन्हो करके, उसमें मिनांडर के प्रश्न के बारे में है। मिनांडर ने जो प्रश्न बौद्ध भिक्षु नागसेन से पूछा था और नागसेन ने उसका उत्तर दिया था, उसी के बारे में है। तो मिनांडर से आपको यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो मिलिंद पन्हो है ना, मिलिंद पन्हो है, किससे रिलेटेड है? तो यही मिनांडर के, इसमें मिनांडर के प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर के बारे में दिया गया है। ठीक है। चलिए देखते हैं, जब हिंद यूनान ने भारत पर आक्रमण किया तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो देखिए, इन्होंने सबसे पहले सिक्के जारी किए और उसमें राजा और काल, उनका जो काल है वो अंकित करवाया, है ना। तो राजा है और उनका काल है, वो किसने अंकित करवाया? तो सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही अंकित करवाया। इनके काल में गांधार कला का विकास हुआ और जो हम नाटक में देखते हैं ना, पर्दा गिराने की, पर्दा उठाने की जो क्रिया है, जो पर्दा उठाने की जो प्रथा है, पर्दा गिराने उठाने की प्रथा, वो भी हमने इन्हीं हिंद यूनानियों से सीखा, इंडो ग्रीक से सीखा। ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा हिंद यूनानियों के बारे में, क्या क्या मैंने बताया। प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो डेमेट्रियस था। ये किस क्षेत्र से आए थे? तो पश्चिम क्षेत्र से आए थे। पश्चिम क्षेत्र में इन्होंने अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब वाले क्षेत्र में कब्जा कर लिया था और यहाँ पे जो राजधानी बनाई तो साकल को बनाई, जिसे हम वर्तमान में सियालकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसके बाद मैंने बताया कि इसका जो प्रमुख या प्रतापी शासक था वो कौन था? मिनांडर, जिसे पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया था, है ना। और इसी मिनांडर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इन्होंने जब यहाँ 165 BC से 145 BC तक यानी 20 वर्ष तक जब शासन किया तो इस दौरान इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था।
था। और जो बौद्ध भिक्षु है कौन, नागसेन, इससे प्रभावित हुए थे। और जो मिलिंद पन्हु हम देखते हैं, ये मिनांडर और के प्रश्न और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु है उसके उत्तर के पर आधारित एक ग्रंथ है, जिसे बौद्ध ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया है। ठीक है, तो हिंद यवन से इतना ही पूछेगा। इसके प्रभाव जैसे हमने देखा, क्या देखा कि सर्वप्रथम के इन्होंने चलाए, जिस पर राजा के काल और नाम का वर्णन होता था। ठीक है, इसके अलावा देखा कि हमने इनसे गांधार कला का जो विकास हुआ इनसे ही प्रभावित है। और क्या देखा था हमने कि जो नाटकों में पर्दा गिराने और उठाने की प्रथा है, हमने इनसे सीखी। चलिए आगे देखते हैं शक या सिथियन के बारे में। ठीक है, इंडो ग्रीक के बाद हम देखते हैं शक, है ना। शक ने शासन किया। तो शक कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया की एक जनजाति थी। ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। मैंने आपको बताया था ना, भारत का जो नक्शा है उसमें इधर हिमालय पर्वत है और तीनों तरफ क्या है, नीचे समुद्र है। तो वो किस क्षेत्र से आ सकते थे? केवल पश्चिम क्षेत्र से, है ना। तो मध्य एशिया से आए थे। और भारत में क्यों आए थे? तो चारागाह की खोज में आए थे। क्यों आए थे? चारागाह की खोज में आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी, उसमें जो पश्चिमी शाखा है वो सबसे महत्वपूर्ण थी। ठीक है, प्रमुख शासक अगर आपको यहाँ से याद रखना है तो रुद्रदामन है, जिन्होंने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, प्रमुख शासक कौन है? रुद्रदामन है, जिन्होंने 130 से 150 ईस्वी तक शासन किया। और इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो रुद्रदामन ने करवाया। ये किस वंश के थे? तो शक वंश के थे। ठीक है, अब देखिए सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश में हुआ था, मौर्य के काल में। और सुदर्शन झील कहाँ है? तो गुजरात में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। निर्माण कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। और जीर्णोद्धार कब हुआ? तो शक वंश के काल में हुआ। सुदर्शन झील का किसने करवाया? रुद्रदामन ने। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उज्जैन के जो राजा हैं, ऐसा कहा जाता है, उज्जैन के एक राजा ने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उज्जैन के जो राजा हैं उन्होंने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इन्होंने ही 58 ईसा पूर्व में, 58 BC में विक्रम संवत चलाया। ठीक है, क्या चलाया? विक्रम संवत। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पहलव या पार्थियन के बारे में। ठीक है, क्रम तो आपको याद रखना ही है विदेशी आक्रमणकारियों का। ठीक है, अब पहलव से आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, क्योंकि इसके बारे में कुछ पूछता भी नहीं है और ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना है कि जो पहलव या पार्थियन थे उनकी राजधानी तक्षशिला थी और इसके प्रमुख शासक गोडोफर्निस थे। कौन थे? गोडोफर्निस थे। ठीक है, देखते हैं कुषाण वंश के बारे में। तो कुषाण वंश जो है ये चीन के यूची या तोखरी जनजाति से थे। ठीक है, कुषाण कहाँ के थे? चीन के थे। चीन के जो यूची तोखरी जाति है उससे रिलेटेड थे। और ये भी अब डायरेक्ट चीन से तो भारत नहीं आ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे क्या था? हिमालय पर्वत था। तो ये मध्य एशिया के रास्ते से, पश्चिम क्षेत्र से ही भारत में प्रवेश करते हैं। और ये भी 5 कुलों में विभक्त थे। ठीक है, और सबसे प्रमुख जो कुल था वो कुषाण था। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये मध्य एशिया के क्षेत्र से ही भारत में आए और ये 5 कुलों में विभक्त थे। सबसे प्रमुख कुल कौन था? तो कुषाण था, जिसका संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। तो आपको याद रखना है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण कुजुल, है ना, कुषाण कुजुल कडफिसेस। ठीक है, और इसमें और भी शासक हम देखेंगे। तो एक था विम कडफिसेस, जिसने सोने के सिक्के चलाए। विम कडफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और ये शैव धर्म का उपासक था। तो आपको ये चीज़ें भी इससे याद रखनी है कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो विम कडफिसेस ने चलाए। और ये कौन से धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का। ठीक है, सर्वप्रतापी राजा की बात करूं तो सर्वप्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक है, जिसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाई। ठीक है, पुरुषपुर या पेशावर को बनाई और इसने द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कनिष्क जो है कुषाण वंश का सर्वप्रतापी शासक था और इसने अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपुर पेशावर को बनाई और द्वितीय राजधानी मथुरा को बनाई। ठीक है, और 78 ईस्वी में राज्य रोहन के समय शक संवत चलाया।
ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने शक संवत कब चलाया, तो अपने राज्यरोहण के समय कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ठीक है, यानी ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद, ठीक है, शक संवत चलाया, जिसे आज हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। और इसकी जो शुरुआत होती है, जो पहला महीना होता है वो चैत्र होता है। तो आपको इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। कनिष्क के समय भारत का अधिकार जो है रेशम मार्ग पर था, और ये रेशम मार्ग कौन सा था, तो जो मध्य एशिया का वह व्यापारिक मार्ग था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, ठीक है। चीन को कहाँ से जोड़ता था, रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था, ठीक है। कनिष्क जो है महायान शाखा का अनुयायी था, और ये महायान शाखा कौन से धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म, है ना। तो आपको मैंने बौद्ध धर्म के लेक्चर में भी बताया था कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, ठीक है। बौद्ध काल जो बौद्ध धर्म का लेक्चर था उसमें मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो कनिष्क कौन से वंश के शासक थे, कौन से वंश के शासक थे, कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे, ठीक है। और ये जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि विम कटफिसेस ने क्या किया, सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो कनिष्क ने जारी किए, ठीक है। और इसके काल में गांधार और मथुरा कला का भी विकास हुआ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कनिष्क के दरबार में 4 रत्न थे, कितने रत्न थे, 4 रत्न थे, ये भी आपको याद रखना है। कनिष्क के दरबार में कितने रत्न थे, 4 रत्न थे। पहला देखेंगे तो अश्वघोष, जिसने बुद्ध चरित्र और सौदरानंद की रचना की, ठीक है। अश्वघोष ने किसकी रचना की, बुद्ध चरित्र और सौदरानंद की रचना की। नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इन्होंने मध्यम कारिका या माध्यमिक सूत्र की रचना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रचनाएं, इससे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद करिएगा। अश्वघोष ने किसकी रचना की, बुद्ध चरित्र और सौदरानंद की। नागार्जुन ने किसकी की, तो मध्यम कारिका और माध्यमिक सूत्र की, ठीक है। चरक, जो आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद पे आधारित थी, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। कनिष्क के दरबार में महान आयुर्वेदाचार्य चरक थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, ठीक है। इनके दरबार में सुश्रुत भी थे। सुश्रुत कौन थे, तो शल्य चिकित्सा के जनक थे। सुश्रुत कौन थे, शल्य चिकित्सा के जनक थे, ठीक है। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कुषाण वंश का। तो कुषाण वंश कहाँ के थे, तो चीन के यूची या तोखरी जाति से थे। मध्य एशिया से भारत में आए थे, मध्य एशिया वाले क्षेत्र से 5 कुलों में विभक्त थे। जो सबसे प्रमुख कुल था वो कुषाण था, जिसका संस्थापक कुजुल कटफिसेस था। विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। ये शैव धर्म का उपासक था। सूर्य प्रतापी राजा कनिष्क था। राजधानी, इसकी जो राजधानी थी, प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में जब राज्यरोहण किया तो उस समय शक संवत चलाया, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। और इसका प्रथम महीना कौन सा होता है, तो चैत्र होता है, ठीक है। कनिष्क के समय में भारत का अधिकार किस पर था, रेशम मार्ग पर था, ठीक है। और कनिष्क जो है महायान बौद्ध शाखा का अनुयायी था, ठीक है। और इसके शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कनिष्क ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और इसी समय में गांधार और मथुरा कला का भी विकास हुआ, ठीक है। कनिष्क के दरबार में 4 रत्न थे, एक अश्वघोष, दूसरा नागार्जुन, तीसरा चरक और चौथा सुश्रुत। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र और सौदरानंद की रचना की। नागार्जुन ने भारत का जो मध्यम कारिका है, माध्यमिक सूत्र है, उसकी रचना की। और चरक जो है आयुर्वेदाचार्य थे, इन्होंने चरक संहिता की रचना की, ठीक है। और सुश्रुत कौन थे, तो शल्य चिकित्सा के जनक थे, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम भारत में जो विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया, तो हमने अभी अभी पढ़ा है। देखते हैं पहले ऑप्शन, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा, पाथर्व राजा गोंडोफिनस के द्वारा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा, या यवन राजा मिनांडर के द्वारा। तो मैंने बताया था आपको, शक के जो राजा हैं रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है ना, ये कौन सी भाषा में है,
संस्कृत भाषा में है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कालिदास तो गुप्त काल में था, है ना, तो ये ऐसे ही कट जा रहा है। कम्बन नहीं, है ना, ये भी कट गया, ठीक है। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, मैंने अभी 4 नाम बताए, तो ये है ना, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, सिल्क मार्ग कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? पाटलिपुत्र से प्रतिष्ठानपुर जाने वाला मार्ग, मध्य एशिया का वह व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिम प्रांतों से जोड़ता है। तीसरा है उज्जैन से पुरुषपुर या पेशावर जाने का मार्ग, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है ये? ऑप्शन 2 ये सही है। मध्य एशिया का वह व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता है, ठीक है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति है। कौन सी है? मनुस्मृति है, ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी सुंग वंश का था क्या? नहीं। कुषाण वंश का था क्या? नहीं। राष्ट्रकूट वंश का था क्या? हमने तो अभी पढ़ा ही नहीं, है ना। कौन से वंश का था? सातवाहन वंश का। तो इसका आंसर क्या है? सातवाहन। सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था क्या? नहीं। सातकर्णी नहीं। पौर्णमावी नहीं। देवभूति। तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, ठीक है। आगे देखते हैं, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? तो जीतल के मिले हैं क्या? नहीं, है ना। पीतल के भी नहीं है, सोने के भी नहीं है, किसके हैं? सिक्के शीशे के हैं, ठीक है। किसके हैं? शीशे के हैं। शक संवत जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि, शिवाजी का शासन, चंद्रगुप्त का शासन। तो किसका इसका आंसर क्या है? कनिष्क का शासन। कनिष्क ने ही चलाया था राज्यरोहण के समय, है ना। शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो कौन सा होता है भाई? चैत्र, वैशाख, माघ, कार्तिक। आंसर क्या है? चैत्र, है ना। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की है? तो देखिए, भारतीय एवं रोमन, भारतीय एवं मिस्री, यूनानी एवं रोमन, भारतीय एवं यूनानी। तो मैंने आपको हिंद यूनानी आक्रमण में पढ़ाया था कि इसी के समय गांधार कला शैली का जो है विकास हुआ। तो ऑप्शन क्या होगा? डी सही होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है ना। तो भारतीय एवं यूनानी के सम्मिश्रण से गांधार कला शैली का विकास हुआ था, ठीक है। लगभग 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? तो कौन सा था? गुप्त, चालुक्य, वाकाटक, शुंग। कौन सा था? शुंग वंश, है ना, ठीक है। तो आई होप आपसे सारे क्वेश्चन बने होंगे। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो गुप्त काल के बारे में होगा, और गुप्त काल से हर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो बहुत डिटेल से होगा। अच्छे से पढ़ेंगे हम, जैसे मौर्य काल को पढ़ा था वैसे ही डिटेल से हम गुप्त काल के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका PDF जो भी मैंने आज पढ़ाया या आगे जब भी मैं पढ़ाती हूँ या पिछला जो भी मैंने पढ़ाया है उसका सारा PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।